हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल क्लासेस विद मी पर्ल शर्मा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1600 में ही ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आ गए थे और उन्होंने यहाँ पे 200 इयर्स रूल किया। उस 200 इयर्स का रूल उनका क्यों ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, कैसे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागी, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। पहला क्वेश्चन अगर अराइज होता है दैट व्हाट इज़ नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद होता क्या है, ये राष्ट्रवाद होता क्या है। तो लेट्स वी डिस्कस दैट राष्ट्रवाद क्या होता है। इट इंटेल्स क्लोज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद द स्टेट, अ सेंस ऑफ लव, रिस्पेक्ट, ऑनर फॉर द नेशन, सेक्रीफाइसिंग वन सेल्फ टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट इट्स डिग्निटी। किसी इंडिविजुअल का अपने राष्ट्र के प्रति प्यार, एक सेंस ऑफ लव, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ होना कि वो उसके लिए सेक्रीफाइस कर सके, ये सब होता है नेशनलिज्म। कुछ कॉजेज़ हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ। लेट्स वी डिस्कस कि द कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहला कॉज अगर हम डिस्कस करें दैट इज़ द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवॉल्ट। द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, इसको बोलते हैं सिपाही म्यूटिनिटी भी बोल सकते हैं हम इसको, सिपाही म्यूटिनिटी। इस रिवोल्ट के अराइजेज ओरिजिन के बहुत से कॉजेज़ हैं दैट आर रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, बहुत से। बट जो मेन कॉज अगर हम लोग मानते हैं तो वो क्या है, एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स, एनफील्ड राइफल्स का क्या मतलब था, इसमें क्या हुआ था। एनफील्ड राइफल्स उस टाइम आई थी और ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप इन राइफल्स का यूज़ करें, पर वो जो राइफल्स थी उनके जो कार्टिजेस थे दैट आर मेड अप ऑफ बीफ एंड पॉर्क। सूअर और जो गाय का जो मांस होता है उससे बने हुए थे इसके कार्टिजेस। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने कहा कि हम ये जो एनफील्ड राइफल्स हैं इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते नहीं, आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। और बस ऐसे चलता गया और कुछ स्टेट्स, कुछ प्रिंस, कुछ और सोल्जर्स और खूब सारे इंडियंस पीपल, एक मास मूवमेंट कलेक्ट हुआ। उस मास मूवमेंट से एक रिवॉल्ट क्रिएट हुआ दैट इज़ 1857 रिवॉल्ट। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार थे, आर.सी. मजूमदार, उन्होंने कहा था कि इट वॉज द फर्स्ट मास रिवॉल्ट, फर्स्ट मास रिवॉल्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और जो लोग इकट्ठे हुए थे उन सब का मेन मोटो यही था टू आउटब्रेक ब्रिटिश रूल, टू आउटब्रेक ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। कि हम लोग, ये जो ब्रिटिशर्स हैं जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, जो हम पे वायलेंटली हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, हम उनका आउटब्रेक कर दें, हम उन्हें बाहर निकाल दें। तो आई होप गाइज आपको ये फ्रेंड्स चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसको फर्दर हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम अभी ये टॉपिक भी थोड़ा सा लेंदी है तो हम इसको टॉपिक को बाद में कवर अप करेंगे। तो हमारा जो सेकंड है पॉइंट है वो क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे क्या मतलब है। ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाएंगे, हम लोग अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाएं, हम लोग अच्छी अच्छी रोड्स बनाएं जिससे टू ईज़ ऑफ ट्रेड। उन्होंने सोचा था फॉर द ईज़ ऑफ ट्रेड। पर क्या हुआ, जो इंडियंस थे उन्होंने इस मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया
एक दूसरे से, लोगों से वो इंटरेक्ट होने लगे, एक दूसरे के बातों को वो समझने लगे, वो जानने लगे, क्रिटिसाइज़ करने लगे वो ब्रिटिश रूल को। ये भी इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा था नेशनलिज्म के राइज में, ठीक है। और अब अगर हम लोग, इसका थर्ड पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। लॉर्ड मैक्यूले उनको हम मानते हैं इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन के जनक, कि उन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को वो लाए थे। पर वो लेके आए थे क्यों? उन्होंने सोचा था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन जब अगर इंडिया में आएगी तो जो इंडियन यूथ है वो इस एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने से उनको चीप कलर्स आसानी से मिल जाएंगे, इंडिजीनियस कलर्स, और ये उनको यूरोप ले जाएंगे और वहाँ पे आसानी से कम रेट्स में ये उनसे काम करवा सकेंगे। तो पर जो इंडियन यूथ था उन्होंने क्या किया, इस एजुकेशन का यूज़ किया, वेस्टर्न एजुकेशन का। वो समझने लगे, उन्होंने पढ़ा J.S. मिल को, रूसो को, और उन सब लोगों के जब उन्होंने बारे में पढ़ा, उनके जो थॉट्स थे वो मोस्टली किस पे डिपेंड थे, लिबर्टी पे, डेमोक्रेसी पे और इंडिपेंडेंस पे, इन सब चीज़ों पे उनके थॉट्स थे। तो जो इंडियन यूथ था वो जानने लगा कि हाँ, हम भी लिबर्टी पा सकते हैं, हम भी आज़ाद हो सकते हैं। तो ये जो वेस्टर्न एजुकेशन थी इसने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया टू क्रिटिसाइज़ द ब्रिटिश रूल और ऑल्सो टू आउटब्रेक द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है रोल ऑफ प्रेस का क्या रोल था? प्रेस का रोल अभी भी हम लोग, अगर ये न्यूज़पेपर्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़, उसमें वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, गवर्नमेंट की अच्छी बातें भी हमें बताते हैं। तो ये सब प्रेस का रोल होता है, हमें अवेयर कर रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में, हमारी लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारी लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, उन सब के बारे में हमें प्रेस जानकारी देता है, ठीक है। तो ये जब उस टाइम प्रेस में कौन कौन आ जाता था, प्रेस में उस टाइम न्यूज़पेपर कौन कौन से थे? द हिंदू, अमृत बाज़ार पत्रिका, और भी बहुत सारे थे न्यूज़पेपर्स। ये कुछ न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक फीलिंग को ओरिजिनेट किया था। अब हम लोग बात करें फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज़ पेट्रियोटिक राइटिंग्स। बहुत से पेट्रियोटिक राइटर्स थे, मुंशी प्रेमचंद और R.C. मजूमदार और बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आनंद मठ नाम से एक नोवेल राइट की थी, आनंद मठ नाम से। इसमें इन्होंने एक सॉन्ग दिया था, वो सॉन्ग था वंदे मातरम, जो हम लोग आज भी हमें याद है। ये इस वंदे मातरम सॉन्ग ने लोगों के दिलों पे बहुत अच्छा प्रभाव डाला। लोग अट्रैक्ट होने लगे इस सॉन्ग के थ्रू। लोग सोचने लगे कि हाँ, हम लोगों में भी एक नेशनैलिटी की भावना है, हम लोग भी ब्रिटिश रूल से आज़ादी ले सकते हैं। सिक्स्थ थिंग क्या थी? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। कुछ रिफॉर्मर्स थे जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस, और भी बहुत थे, राजा राम मोहन रॉय,
दयानंद सरस्वती हमेशा कहा करते थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेद्स, बैक टू वेद्स, वेदों के पास वापस जाओ। एनी बेसेंट थी, वो हमेशा कहा करते थे कि दयानंद सरस्वती हमेशा माना करते थे कि इंडिया आर फॉर इंडियंस, कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए ही है। तो और राजा राम मोहन रॉय की भी बहुत सारी रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया था, और जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म किया, और भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने भी ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई थी जिन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ किया था। और लोग सोचने लगे थे कि हम हमारे जो पास्ट ग्लोरीज़ हैं उनको समझें, हम हमारे पास्ट को जाने। सेवंथ थिंग इज़ दैट पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी क्या थी? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मानते थे कि जो इंडियंस हैं उनका काम है हमारी सेवा चाकरी करना। वो क्या करते थे, यहाँ से इंडिया से तो रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड लाते थे। रॉ मटेरियल जो चीप रेट्स में तो वो ले जाते थे, पर जो फिनिश्ड गुड लाते थे दैट कॉस्ट सो हाई कि जो इंडियंस थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे उसको ख़रीदने पे, पर उनको मजबूर किया जाता था कि वो ख़रीदें। और भी बहुत, और उनकी ट्रेड पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसी क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसी थी कि जो इंडियंस हैं इंडिया में तो वो आराम से आ सकते हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, पर अगर इंडियंस जाएंगे ब्रिटिश फॉरेन कंट्री में, इंग्लैंड जाएंगे, उनको टैक्स देना पड़ेगा, हैवी टैक्स देना पड़ेगा। उन पे रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ डाल दी गई कि आप यहाँ पे अगर ट्रेड करोगे इंग्लैंड में तो आप पे एक्सेसिव टैक्स होगा, पर इंग्लैंड वाले इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के। तो जो लोग थे, जो इंडिजीनियस पीपल्स थे, यहाँ के जो नेटिव्स थे, वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़, वो कहते हैं कि हम क्यों ऐसे करें, हम क्यों इतना हैवी टैक्स भरें वहाँ पे ले जाने के लिए सामान, और वो हमारे यहाँ से मुफ्त में ले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसने भी ब्रिटिशर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एट्थ थिंग थी एक्सेसिव टैक्सेशन। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को प्रेशराइज करते थे कि वो टैक्स भरे, खूब सारा रिवेन्यू लेते थे वो, और उनको फोर्स प्रेशराइज करते थे कि वो ओपियम और इंडिगो की जो खेती है वो करें, और उनकी खेती वो जब करते थे तो उनसे वो खूब ज़्यादा टैक्स लेते थे, और इतना टैक्स लेते थे जब बियॉन्ड द रीच ऑफ इंडियन पीपल्स, जो कि इंडियन पीपल्स नहीं भर पाते थे उस टैक्स को। तो इसलिए भी लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि वो हमसे इतना इतना टैक्स लेते हैं जो हम भर नहीं पाते हैं, हम क्या करें। नाइन्थ थिंग थी क्या, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? रंग भेदभाव, रंग के प्रति भेदभाव। वो जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लैंड वाले थे, वो थोड़े गोरे हुआ करते थे उस टाइम इंडियंस के कंपैरिजन में। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उनके साथ उनकी दुर्भावना हुआ करती थी। वो क्या करते थे, जहाँ पे उन्होंने बैठना होता था वो वहाँ पे इंडियंस को बैठने नहीं देते थे। उनको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो वो यूज़ करते हैं उनको यूज़ नहीं करने देते थे। सेम टैंक से पानी नहीं, अनटचेबिलिटी की भावना वो रखते थे इंडियंस के साथ। तो इंडियंस कहते थे वो हमारे यहाँ पे आके रूल कर रहे हैं, पर वो हमें ही नीचा दिखा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और था रिडक्शन इन द एज ऑफ ICS। पहले एज क्या थी, 21 थी, पर इसको रिड्यूस करके 19 कर दी। तो जो इंडियंस थे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कहा कि आप एज रिड्यूस करते जा रहे हो, हम इंडियंस को मौका तो दीजिए आगे बढ़ने का। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था कि क्यों नेशनलिज्म का राइज़ हुआ इंडिया में। 10th का था इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इवेंट्स। फॉरेन इवेंट्स जैसे कि फॉरेन इवेंट्स क्या हुआ था, जो जापान था उसने हरा दिया था रशिया को। जैसा कि अगर आप मैप में देखें तो जापान है वो बहुत छोटा सा आइलैंड है,
पर जो रशिया है इट हैविंग अ ह्यूज एरिया। तो इंडियंस ने सोचा कि इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी छोटी सी कंट्री ने हरा दिया, तो हम क्यों नहीं इन ब्रिटिशर्स को बायकॉट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। और 11th क्या था, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ लॉर्ड लेटन। सिमेटली इस टाइम पीरियड में क्या था, लेटन की कुछ रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था, आर्म्स एक्ट था। आर्म्स एक्ट में वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स थे वो तो आराम से वेपन्स वगैरह अपने साथ रख सकते थे, पर जो इंडियंस थे उनको अलाउ नहीं था कि वो अपने साथ वेपन्स रख सकें। और सेकंड थिंग थी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, तो इस प्रेस एक्ट में क्या था कि जो इंडियन प्रेस थी उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दिए थे। रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दिए थे। उस रेस्ट्रिक्शंस में क्या कहा था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपने क्रिटिसाइज़ किया दिल पुट यू इन प्रिजन, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्शन लेगी। इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग कॉन्क्लूड करें तो हम लोग पाते हैं कि जो इंडियंस थे वो पूरी तरह से अक चुके थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि वो इतनी सारी उन पे रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी थी उन्होंने इंडियंस पे कि जो उन कि इंडियंस सोच नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। उन्होंने इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई और उसके बाद गांधीयन एरा आया और हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।